Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your very own Aliza Naqvi. And today, the guest we have, well, he is a biology lecturer. He has taught at many different levels and has expertise of MTCAT and OA levels as well. Now, by profession, he is a pharmacist, but he has made his transition into teaching. And not now, it has been a while since he's teaching. And he started off with physics and now he's come on to biology. Now, by the conversation we've had off camera, he seems like a very simple, basic human being, but he has many diverse interests. So let's get to know him and his journey. A very warm welcome to Maruf Rizvi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I am good, thank you. How are you doing? Alhamdulillah, I'm good too. Well, about the introduction that you just gave, ऐसा हुआ है कि इनिशियली आई स्टार्टेड विद फिजिक्स, ये बात तो बिल्कुल सही है. बिफोर दैट बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं कि मतलब मैं फार्मासिस्ट क्यों बना, मैं मेडिसिन फील्ड में क्यों आया इन द फर्स्ट प्लेस, फिर मैं टीचिंग में क्यों आया, फिर टीचिंग में सब्जेक्ट चेंजेस क्यों किए. तो यहाँ से अंदाज़ा ये होता है कि बचपन में हम सोचते हैं बड़े होकर पायलट बनेंगे, लेकिन बड़े होने तक हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर चुके होते हैं. तो पता लगता है रियलिटीज अच्छा ये नहीं ये. तो बस ऐसे ही मेरी पूरा रोलर कोस्टर की तरह ना साइड चेंज होते रहती है. तो ऐसा ही कुछ हुआ. एंड वेल, अब आज फिलहाल आई एम स्टिकिंग टू वन थिंग कि मैं टीचिंग करता हूँ और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. बट कुछ जितने सारे डिसीजंस थे आपके इनिशियली जो चेंज भी हो रहे थे, टू डिस्कस दैट इज व्हाई यू आर हियर. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद व्हाट यू वांटेड टू बी. लाइक वो एक पहली चीज़ आपको क्या याद है कि यू आर लाइक 5-6 years old एंड दैट इज द वन थिंग दैट यू वांटेड टू बी? आई ऑलवेज लाइक्ड वाइट कोट विद अ स्टेथोस्कोप. ओके. तो मतलब इंस्पायर होता था मैं इससे, बहुत ज़्यादा नहीं. थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पैसों का अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हुई. अच्छा पैसे, तो मैंने कहा वो बिजनेस, हाँ ज़बरदस्त. फिर कहीं कहीं मैंने अपने बड़ों को देखा कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, कुछ कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए. तो फिर मुझे ख्वाहिश हुई कि यार मतलब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसके अलावा इंजीनियरिंग की फील्ड भी बड़ी अच्छी है. तो मतलब मैं जहाँ जहाँ चलते जा रहा था मुझे चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी. अब जाहिर सी बात है सब चीज़ें तो नहीं कर सकते थे. तो फिर जो है फिर ऐसा ऐसा अपने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया. रीज़न क्या था साइंस सब्जेक्ट चूज़ करने का स्कूल लेवल पे कि ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास बाकी सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे. अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कि हमारे वक्त में मतलब बैक इन 2007-8 की बात करो, बल्कि उससे पहले की बात करो, मैं थोड़ा पुराना आदमी हूँ. तो उसमें ये हुआ कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे और हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना होता था कि हम अगले लेवल पे सिलेक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शंस खुले रहे. अगर मैं इनिशियल लेवल पे बिजनेस साइड चूज़ कर लेता तो मुझे आगे सारी ज़िंदगी बिजनेस में कंटिन्यू करना पड़ता. मैक्स ये होता है कि मैं आर्ट्स की फील्ड में ट्रांसफर हो सकता था, क्योंकि दीज वर द 3 फील्ड्स जो कि हमें सुनने में आती थी: साइंस, बिजनेस एंड आर्ट्स. अब इसमें से कौन सी सिलेक्ट करें? तो होता ये था कि साइंसेस जिसने लिया ना वो सब पे स्विच कर सकता है बाद में जाके. तो मैंने कहा ठीक है साइंसेस में कंटिन्यू करते हैं. साइंसेस में हमने कंटिन्यू किया, साइंसेस को एक्सप्लोर किया तो पता लगा ये भी फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग है. थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं था. केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं लिया. ऑल्दो मतलब सही था, बुरा नहीं था, टीचर्स बहुत अच्छे मिले मुझे, लेकिन ये कि बस क्या करें. बायोलॉजी वॉज गुड, अच्छा था, समझ में आता था. लेकिन मुझे और भी चीज़ें पसंद थी. मुझे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती थी, कलर्स अच्छे लगते थे. मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरी एज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा हो गया हूँ, पता नहीं कितना और बाकी है. तो नहीं हुई. मतलब माशाल्लाह मेरी बेटी है, उसके लिए हम कभी कुछ ख़रीदने के लिए बच्चा पार्टी वगैरह कहीं जाते हैं. आप यकीन करें वो बच्ची तो अपने टॉयज़ को देख के खुश होती है, लेकिन मैं स्टेशनरी और कलर्स को देख के इतना खुश होता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे खींच के बाहर निकालती है, यहाँ से नहीं, अब नहीं जाएंगे अब यहाँ पे. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आज भी इंटरेस्ट है, क्या करूँ. अच्छा, कंटिन्यूइंग दिस, फिर हुआ ये कि मुझे बायोलॉजी की टीचर बहुत अच्छी मेरी और यहाँ से मेरे जो है ना वो एक फेज़ चेंज हुआ. आई वॉज इनिशियली थिंकिंग कि नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं. वो लेवल्स में हमारे बिज़नेस की नई फील्ड थी. तो फिर जब एक टीचर ने बहुत बहुत इंस्पायर हुआ अपनी मेरी मतलब अब तो वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई, काफ़ी पुरानी बात है ये भी. लेकिन ये कि उनसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी, वहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ मेरे बायोलॉजी में. शी वॉज डॉक्टर सबा अलवी और मैं उनका नाम हमेशा कोट करता हूँ. और मतलब बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग टीचर. आपने शायद सुना हो कि ऐसे टीचर्स होते थे, हैं अभी भी होते हैं, शायद मैं नहीं हूँ, कि वो हल्की आवाज़ में पढ़ाते हैं भरी हुई क्लास को, लेकिन स्टूडेंट्स पीछे से आगे आ जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए. मैंने उनसे 3 साल पढ़ा, मैंने कभी भी उनको नहीं सुना है कहते हुए कि बेटा बस स्टॉप टॉकिंग, अब मैं पढ़ा रही हूँ. कभी नहीं सुना, कहने नहीं पड़ता था. मतलब हम अपनी चेयर्स को आगे लाते थे, हम कहते थे मैं अब पढ़. मतलब अजीब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी. मैं आज सोचता हूँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसे, और कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता. हम स्टूडेंट्स भी थोड़े चेंज हो गए, ऐसी बात है. अदर देन दैट वहाँ से इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो गया सब्जेक्ट के अंदर. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था मेरे बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. क्यों? हाँ, ये एक अजीब सी बात है. ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग उसमें मार्क्स भी अच्छा है.
कभी कभार आपका इंटरेस्ट एक चीज़ में इस वजह से डेवलप होता है कि इसमें मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो मुझे थोड़ी सी नेचर में चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस फेस करना था, नेचर में हमेशा नहीं था। तो मेरे 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, मतलब मैं नर्ड नहीं था बहुत ज़्यादा, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे और इतनी मेहनत नहीं करता था मैं, मैथ्स में खुद ही आ जाते थे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लिया हो गया सॉल्व। बायोलॉजी में मैं फंस जाता था, मैं कहता था यार ये क्यों हो रहा है ऐसे, और वो सोचते सोचते मैं मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे मेरे। लेकिन हमेशा that also kept you on your toes कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जो कि मैं समझता हूँ समझना चाहिए। आफ्टर आई हैव डन माई स्कूलिंग, तो रिजल्ट आया, रिजल्ट में अगेन मैथ्स का रिजल्ट अच्छा है, बायो का सही था, मतलब बुरा नहीं था, सही था। मेरी फैमिली ने कहा ये तो इंजीनियर बनेगा, मैथ्स में अच्छा रिजल्ट आया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बायोलॉजी चूज़ करनी है। तो बड़ा फैमिली ने अपोज किया, बायोलॉजी मुश्किल है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये वो। अब उनको पता नहीं था वो जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इसको डिफरेंट तरीके से रिसीव कर रहा हूँ। मेरा परसेप्शन ये होता था कि अच्छा मुश्किल है, अब तो ज़रूर करूँगा, मुश्किल है तभी तो करूँगा, आसान चीज़ तो कोई भी कर लेता है। क्योंकि देखिए हमेशा से ना अप्रिसिएशन ज़्यादा उसी को मिलती है जो मुश्किल टास्क करता है। भाई हीरो मूवी के अंदर हीरो इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो मुश्किल फेस कर रहा होता है। तो बस मूवीज़ देखी हुई थी, हमने कहा हम भी हीरो, तो अपनी लाइफ के अंदर तो बंदा हीरो बन सकता है ना भाई। अब हुआ क्या कि फिर एक काउंसलर हमारे वक्त में होते थे, एक इंस्टीट्यूट था, वो काउंसलिंग करते थे बच्चों की ना, तो मैं उनके पास चला गया, खुद ही से अपॉइंटमेंट लेके, पॉकेट मनी जमा की थी मैंने, मैं चला गया पे करके, मैंने कहा भाई अब मेरी काउंसलिंग करो। अब ये है वो बात जो कि मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट, स्टूडेंट सबको गौर से सुननी चाहिए, टीचर्स भी अगर ये बात शेयर करें बहुत अच्छी बात है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि मेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे बायोलॉजी बहुत जो है ना वो करती है, ट्रिक पिन करती है कि नहीं इसको मैं छोड़ नहीं पाता बायोलॉजी को। मैथ्स में ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं हुआ ना अगले क्वेश्चन पे चला गया, नहीं हुआ अगले चैप्टर पे चला गया, नहीं हुआ सब्जेक्ट चेंज कर ले, दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए, दूसरे पे इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा होता है कि जब नहीं समझ में आता था ना, मैं छोड़ता नहीं था उसको। लेकिन कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही है कि हाँ ढूंढो, लेक्चर ढूंढ रहा हूँ, टीचर के पीछे पड़ गया, सुबह 10 मिनट पहले पहुँच गया स्कूल टाइम से कि टीचर आएंगे तो पहले मैं उनसे पूछूंगा ये क्या है, क्लास से पहले खड़ा हो गया बाहर कि मिस पहले मुझे ये बता दें फिर क्लास में जाइएगा, ऐसा ये मेरा मसला था। और बायोलॉजी के टीचर मुझे इत्तेफाकन मिले भी ऐसे ना, बड़े कोऑपरेटिव, मुझे बहुत बर्दाश्त किया मेरे टीचर ने। तो हुआ क्या कि जब मैंने उनसे बात शेयर की तो मुझे उन्होंने एक बात बोली जिसने मेरा सारा जो है ना माइंड क्लियर किया। उन्होंने कहा देखो तुम अभी मैथ्स कर पा रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में मैथ्स का लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ोगे, मुश्किल हो जाएगा। तुम कब तक क्वेश्चन स्किप करते रहोगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर क्या करोगे। बायोलॉजी में अगर तुम्हें मुश्किल हुआ भी ना, तो जब तक तुम उसको सॉल्व नहीं कर लोगे तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम फंस जाओगे और करते रहोगे, इसको करते रहोगे। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे डिसीजन लेने में हेल्प की। मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन जो होते हैं वो कभी कन्विंस कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यंगेस्ट को बहुत एज होती है, बहुत एज होती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन साथ साथ उनको ये भी कहना पड़ता है तुम छोटे हो, you don't have to take your decisions yourself. हम बड़े हैं, हम एक्सपीरियंस रहे हैं, हमसे ज़्यादा पता हुआ। तो ये जिस दौर से मैं बिलोंग करता हूँ अगेन उसमें ये बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर जो है मैंने उनको कन्विंस किया, थोड़ा बहुत कन्विंस हुए, फिर थोड़ा बहुत उन्होंने कहा चलो आप कह रहे हो तो कर लो, जाओ, माने नहीं थे फिर भी। खैर फिर मैं जब कॉलेज लेवल पे आया तो मुझे कॉलेज लेवल पे भी बायोलॉजी के टीचर बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे। वो मेरे आज भी टीचर हैं और मतलब मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, और उस कॉपी करने की कोशिश में बच्चे कहते हैं सर हमें सब समझ में आ रहा है। आप यकीन करें सिर्फ कॉपी करने की कोशिश में नहीं कर पाता उनको कॉपी। उनका नाम है डॉक्टर ज़ीशान मिर्ज़ा, वो इस वक्त जो है वो बहुत बड़े लेवल पे एक डॉक्टर है और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। और मैं आज तक उनसे मतलब उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर कोई बात मुझे नहीं समझ में आती तो मैं उनको रीड करके उनको बताता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर आप ये बात दोबारा बोल दें, मुझे समझ में आ जाएगी। मतलब ही इज़ समथिंग एल्स फॉर मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता उनका क्या तरीका है या मेरे साथ फ्रीक्वेंसी, ये टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बात जो मैं कोट करूँगा ना वो ये है कि टीचर जो होता है ना वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो बच्चे को ओन करता है, और हर टीचर करता है, चाहे वो स्टूडेंट उसको माने या ना माने, हर टीचर करता है, वो ओन करता है स्टूडेंट को। तो मेरे टीचर्स ने मुझे इतना ओन किया, हर सब्जेक्ट के टीचर ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और भी टीचर्स बहुत अच्छे, मुझे टीचर हमेशा अच्छे मिले और दोस्त हमेशा अच्छे मिले, ये दो बातें मेरी किस्मत में बहुत अच्छी हैं। और अब तीसरे नंबर पर कहूँगा स्टूडेंट्स भी अच्छे ही मिले मुझे हमेशा। आप थोड़े से शरारतें वरारतें करते हैं, लेकिन अगेन मेरी नेचर भी शरारतों वाली थी, मैंने हमेशा शरारतें करता था, मेरा पढ़ने का तरीका ये था, मैं बताऊँगा आपको बाद में। तो खैर इस तरह से फिर ये हुआ कि मैंने जो है वो बायोलॉजी अपने आप को कन्फाइन कर दिया, सब्जेक्ट इस मेडिसिन सब्जेक्ट में कन्फाइन कर दिया। दिस इज़ हाउ आई चोज़ मेडिसिन सब्जेक्ट्स। और मैं सारे सब्जेक्ट से आहिस्ता से दूर होता चले गया, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट अभी भी पूरे करता हूँ। मतलब ऑनेस्टली अभी भी कभी स्पेस की, सन की, स्टार्स की वीडियोस आ रही होती हैं तो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
अभी भी कभी आर्ट्स की कोई भी ड्राइंग, कभी वीडियोस आती है ना, उसमें ड्रॉ कर रहे होते हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा रहे होते हैं, वो मैं उसको देखता रहता हूँ। और मेरे घर वाले कहते हैं क्या कर रहे हो, तो ये देखिए इतना अच्छा ड्रॉ किया है इसने। मुझे हर चीज़, मैं हर एक इमेज जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, मैं इसको 2 डायमेंशन में पेपर पे इमेजिन कर सकता हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। बस जो चीज़ें नेचुरली इंटरेस्ट में है मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और देयर इज़ नो लिमिटेशन भाई। आपको जो पसंद है आप करें, अगर आपको कुकिंग पसंद है आप कुकिंग करें, कौन रोक रहा है? नहीं, यू आर एन एंकर, यू कैन नॉट कुक, ऐसा नहीं है। अपने इंटरेस्ट की चीज़ें बंदा हमेशा कर सकता है। लाइफ है, जियो, एंजॉय करो। तो बस ये मेरा जो है पॉइंट था, जो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँचा, वो इन सारे छोटे मोटे चैलेंजेस, ऐसा नहीं कि इतना मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन बीच में बड़े हर्डल्स से, कि कभी कोई नहीं मान रहा मेरी बात, कभी कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। लेकिन इन सारे स्टेप्स पे मेरा रिसर्च करना बहुत अहमियत रखता है। मैं समझता हूँ कि मैंने हर पॉइंट पे रिसर्च किया कि यार अगर ये मुझे ये मशवरा दे रहा है तो क्या मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूँ या फिर मैं और रिसर्च करूँ। तो मैंने हर पॉइंट पे रिसर्च भी किया और फिर एनालाइज करके डिसीजन मेरा अपना था। नुकसान उठाया अपने डिसीजन की वजह से, फ़ायदा हुआ तो एंजॉय भी मैंने किया। ओन किया फिर आपने। एग्जैक्टली, उसको फिर ओन किया और आगे कैरी किया। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं मैं समझता हूँ। तो बस। अच्छा, ऑफ कैमरा यू मेंशन दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू आर्ट्स, और अभी भी आपने उस चीज़ को लिख किया। तो यू आर नाउ गोइंग वेल एट योर प्रोफेशन, और जब आप जिस एरा से थे, जिस तरह से आप कोट कर रहे हैं, तो उस Black and वक्त white. इतना नहीं था। उस वक्त इतना आर्ट्स का देयर वाज नो स्कोप और पीपल वर नॉट फेमिलियर विद इट। तो इस स्टेज पे आके डू यू सी योरसेल्फ डूइंग समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स लाइक 5-10 years फ्रॉम नाउ, कुछ एनिमेशंस में या कुछ भी? डू यू फील लाइक? मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारा मटेरियल जमा किया हुआ है आर्ट वर्क का। मुझे मेरा प्लान जो आगे है वो ये है कि मैं आगे कुछ टाइम में जो है ना, मेरे फ्री टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने प्लान किया, उसमें मुझे सिर्फ आर्ट वर्क ही करना है। मैंने सब चीज़ें जमा कर रही है, सारे पेंट कैनवास वगैरह सब मैंने अपने पास रखा हुआ है। मैं कुछ चीज़ें बाकी अभी ऐड करूँगा, और जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैं करने लग जाऊँगा। मेरी वेकेशंस ये है भाई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऑनेस्टली मतलब बताऊँ, मैंने नोट किया है कि टूरिज़्म, टूर करना, ट्रैवल करना, ये और आर्ट वर्क, ये थेरेपीज़ हैं, ये ट्रीटमेंट्स हैं आपके। और अगर आपको ये पसंद है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना आपको करना चाहिए। हाँ, अगर मैं अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के कर रहा हूँ देन दैट वुड बी रॉन्ग। अगर मेरा कमिटमेंट है किसी से तो मैं पहले वो पूरा करूँगा, लेकिन अभी अगर मैं फ्री हूँ तो मैं वो करूँगा, और ये करना चाहिए हर किसी को। एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। कोई आपको ये नहीं बोलेगा तुम सब्जी नहीं लेके आए, तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। आप सब्जी ला के रख दो, उसके बाद यू आर फ्री, करो, इन्जॉय करो। और करना चाहिए, ज़रूरी है। अपने आप, मुझे कहते हैं ना, गिफ्ट टाइम टू योर सेल्फ, अपना मी टाइम भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो मी टाइम सबका अलग अलग है। कुछ लोग सो के मी टाइम गुजारते हैं, मुझे नहीं समझ में आता सो के। मैं तो हम लोग तो, मेरी तो हमेशा से नेचर ये कि सोते हुए ना 3-4 बार उठता है, अभी तक सुबह नहीं हुई, पता नहीं क्या टाइम है। मुझे सोना ज़्यादा नहीं पसंद, मैं पसंद ही नहीं है। बस खेलना, एंजॉय करना, लोगों को तंग तो करना। खेल के थक भी तो जाते हैं ना, तो फिर सोते हैं मतलब। हाँ, अब देखें इसमें थोड़ा सा मेडिकल साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। थकने के 2 मतलब होते हैं। हमारे ब्रेन के ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैथ्स का डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स का अलग है, बायो का अलग है, अकाउंट्स का अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट थकता है, हम नहीं थकते। अब एक वक्त आएगा जब सारे डिपार्टमेंट थक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जाग सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब हम थकते हैं तो हम एक चीज़ से थकते हैं। अगर हम अपने आप को डाइवर्ट करके किसी और चीज़ पर चले जाए ना, तो हम नहीं थकते। इसका मुझे अंदाज़ा कब हुआ, मेरी 1 साल पहले बेटी पैदा हुई माशाल्लाह से। तो मैं अपनी सारी काम वाम जॉब वॉब करने के बाद थक के घर जाता था। बेटी पैदा होने से पहले जब मैं घर जाता था मैं थक जाता था, मैं कहता था 1 घंटे का मुझे नैप लेने दो, फिर उठ के मैं काम करूँ। लेकिन मेरी बेटी हुई उसके बाद मैं घर जाके और ज़्यादा एनर्जाइज फील करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपनी बेटी को देखे। ऐसी बात एक मतलब पेरेंट्स के अंदर होती है ये चीज़। और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी वाइफ ने कंप्लेन की, यार ये पहले तो ऐसा नहीं था। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मेरा वो वाला डिपार्टमेंट रेस्ट पे था और ये वाला डिपार्टमेंट एग्जॉस्ट हो रहा था। जब मैंने इसको बंद करके दूसरा डिपार्टमेंट अपना ऑन किया तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। तो एक्चुअली थकना जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादातर यही होता है कि अगर हम अपने मतलब एक सब्जेक्ट सॉल्व करते करते थक जाओ, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ, ऐसा नहीं है, फिर तीसरे पे चले जाओ, फिर इस पे वापस आ जाना, आपको कभी थकन फील नहीं होगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेजॉरिटी पीपल डू, कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से थक गए तो फिर यू जस्ट गो टुवर्ड्स, लाइक यू टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ यू वुड जस्ट नैप। हाँ, ऐसा ही ये डाइवर्जन है, हम डाइवर्ट करते हैं अपना। आपको डाइवर्ट करने से आप फ्रेश फील करोगे। ओके। अच्छा, ये तो प्रोफेशन ये था कि हाउ यू चोज मेडिकल। अब हम इस बात पे आते हैं कि हाउ यू केम इनटू टीचिंग, बिकॉज यू सीम सो पैशनेट अबाउट इट, द वे यू स्पीक। मतलब आप अगर स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा आप जिस तरह बात कर रहे थे, यू सीम सो मच इनटू इट। तो ये कैसे डेवलप हुआ? हाँ, असल में बैकग्राउंड इसका बड़ा अजीब सा है।
मेरी ज़िंदगी में 2 मिरेकल्स हैं बहुत बड़े-बड़े ना, मैंने मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं वो। एक मिरेकल मेरा टीचिंग में आना और दूसरा मिरेकल कि मैं बाइक चला सकता हूँ। क्योंकि ये 2 वो चीज़ें थी जो मैं मतलब अगर मैं अपनी अर्ली लाइफ़ में सोचूँ 5-6 ईयर्स की एज में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कर सकूँगा। उसका रीज़न है, जब मैं छोटा था ना मुझे खाँसी वगैरह कुछ हुई और मुझे एज़मा डायग्नोज़ हुआ, अर्ली स्टेज का ना, तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको कंट्रोल कर लो। फिर जब मुझे कभी भी खाँसी होती थी ना, अब अगर आपको एज़मा गंद आता हो, साँस लेने में बस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है इसके अंदर ना, तो आप यकीन करें मैं डॉक्टर के पास जाता था और मेरे फ़ादर मुझे लेके जाते थे। फिर डॉक्टर पूछता था बेटा क्या हुआ? तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं उनसे कहता था बस यहाँ पे कुछ अजीब-सा हो रहा है। वो गेस करते थे कि अच्छा तुम्हें इन्हेल एक्सहेल करने में मसला हो रहा है। मैं कहता था हाँ, थोड़ा-सा। अच्छा तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा। फ़ीवर तो नहीं हो रहा? नहीं, फ़ीवर भी नहीं हो रहा। इस तरह की चीज़ें मुझसे गेस करते थे तो मैं बता पाता था, अपने सेंटेंस को पूरा कर पाता था। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे अपनी बात को एलैबोरेट करने के लिए। ये बात इस हद तक थी कि मतलब एक मुझे याद है अ, मेरे सारे घर में बड़े भाई-बहन हैं, तो मुझे तंग भी करते थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक कैलकुलेटर था और मैं बड़ा एन्जॉय देखता था ना उसको बड़े कि एक दिन मैं बड़ा होऊँगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। एक कैलकुलेटर था, बड़े भाई-बहन वो यूज़ कर रहे होते थे अपनी क्लासेस के अंदर, वो भी इतने बड़े नहीं थे। एक दिन वो ख़राब हो गया, तो मेरे भाई-बहनों ने मुझे बोला कि हमारे बाबा को जाके बताओ कि प कैलकुलेटर ख़राब हो गया और नया कैलकुलेटर खरीदना, उसके पैसे दे दें। मैंने कहा ठीक है। अब मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा क्या बोलना है। ओके। तो मैं बाबा के पास गया। अच्छा हमारे वालिद हमेशा से थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते थे। अब तो ख़ैर बिल्कुल ही, अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे थे ना बड़ा उनका रोब था, नहीं अब्बू आ गए भाई। मैं गया उनके पास, मैंने उनको बोला, पता है क्या बोला मैंने उनको बोला कि वो आपको तो पता है हमें कैलकुलेटर यूज़ करते हैं घर में और अब मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मुझे भी कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। और फिर ये कि ये काफ़ी टाइम से क्योंकि चल ही रहा था तो अब मुझे लग रहा है कि ठीक से काम नहीं कर रहा। उस टाइम मेरे फ़ादर ने मुझे रोका। उन्होंने कहा क्या हुआ, कैलकुलेटर ख़राब हो गया? मैंने कहा हाँ। कहने लगे इसके पैसे चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये लो, इतनी लंबी करने की क्या ज़रूरत है? अब ये तो उन्होंने मुझे कहा और मैं बाद में सोच रहा मैंने वाक़ई इतनी लंबी बात करने की क्या ज़रूरत थी? जस्ट ये बताना था आपको कि कैलकुलेटर के पैसे दे दें, दूसरा लाना है। लेकिन मैं इसको फ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था इस सेंटेंस को। ओके। दिस इज़ माय ओरिजिनल बैकग्राउंड, मैं अपनी बात को एलैबोरेट नहीं कर सकता था। और आज मैं बुक्स की बातें समझा रहा होता हूँ। जो बुक में ठीक से नहीं समझ में आया वो मैं समझा रहा होता हूँ। तो ये मेरा मिरेकल है। खुद ही से ट्रांज़िशन हुआ, कैसे हुआ इसकी भी स्टेजेस थी, लेकिन ये कि आज मैं हैरान होता हूँ कि यार मैं वैसा था जो मैं अपनी बात को एलैबोरेट नहीं कर पाता था वाओ। और अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे एक मर्तबा ये बताना था, मुझे याद है कि मैं विंडो से बाहर देख रहा था तो वहाँ पे एक जो है वो एक सामने वाले अपार्टमेंट्स में एक वो रखा था, पॉटेड प्लांट होता है वो रखा हुआ था, तो वो हवा से गिर गया। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा ड्रॉ किया, उस पूरे सीन को ड्रॉ किया और फिर मैंने दिखाया तो मेरे घर वाले सब बड़ा खुश हुए कि क्या तुमने ड्राइंग बनाई है इतनी ज़बरदस्त, 3 डायमेंशन में, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, बड़ा खुश हुए। तो मैंने बताया कि असल में मैं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बताना चाह रहा था कि एक गमला गिरते हुए मैंने देखा। तो मैंने उसको ड्रॉ किया, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे, पता नहीं क्या मसला था, होता है कुछ बच्चों को शायद। खैर ऐसा-ऐसा पढ़ाने लग गया। दूसरा मिरेकल जो बाइक चलाने वाला था ना, वो ये है मोटरसाइकिल, कि मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई। मैं हमेशा गिर जाता था साइकिल चलाने में, मुझे डर लगता था गिरने से और साइकिल चलाने से। फिर जब ज़रूरत पड़ी कि नहीं अब बाइक आनी चाहिए, मैं बड़ा हो गया, मेरे सारे फ्रेंड्स बाइक चलाते हैं और हमेशा मैं पीछे बैठ के जाता हूँ। मज़ा तो बड़ा आता था। फिर मैंने ज़बरदस्ती सीखी और 2 दिन के अंदर मैं बाइक चलाने लग गया और आहिस्ता-आहिस्ता फिर अब चला लेता हूँ। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनिशियली सोचते कुछ और है या हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फाइनली क्या होना है ना, ये हम गेस नहीं कर सकते और फाइनली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो सकती है। टीचिंग का इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मुझे क्लास में मेरा पढ़ने का समय, पता नहीं मैं शरारती था, तो मैं इस तरह से पढ़ता था कि जब हमारे टीचर्स जो पढ़ाते थे ना, तो उसको बहुत गौर से सुनता था वो क्या कह रहे हैं, एक-एक चीज़ को हर एंगल से सोचता था और वो हर बात को 5-6 बार रिपीट करते थे। अब मैं फर्स्ट टाइम में पूरा सुन के समझ लिया करता था, सेकंड टाइम में एक बार रिपीट हो गया, उन्होंने सुन लिया, उसके बाद सारे टाइम मैं सबको तंग कर रहा होता था, किसी को छेड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। टीचर्स गुस्सा होते थे, लेकिन जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा बताओ तुम्हें समझ में आया, मैं बता दिया करता था क्योंकि मैंने सुन लिया था। फिर मैं नज़र रखता था क्लास में कौन एब्सेंट है, जो भी एब्सेंट होता था ना, अगले दिन इससे पहले कि वो टीचर के पास जाए मैं उसको पकड़ लिया करता था, या मैं समझाता था तुम्हें। ओके। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने नोट किया कि जब आप एक चीज़ को एलैबोरेट कर देते हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हो, तो वो चीज़ आपको तो समझ में आ ही जाती है। जब मैंने इस तरह समझाया तो एक दिन मुझे, मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं सर अब्दुर्रहमान उनका नाम है, केमिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत बेहतरीन इंसान है वो। उन्होंने मुझे देखा कि मैं समझा रहा हूँ अपने दोस्त को, तो वो गुजर रहे थे अपनी क्लास में जा रहे थे, वो रुके, उन्होंने कहा अच्छा क्या बता रही हो, बता दो, सही सही समझाओ। उन्होंने नोट किया इस बात को, फिर उन्होंने बाद में मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि यार वो टॉपिक ना इस बच्चे को तुम ज़रा रिवाइज़ करा दो।
मैं रिवाइज़ कराया, उन्होंने मेरी टीचिंग स्किल्स को देखा, उन्होंने कहा तुम एलैबोरेट कर सकते हो, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम क्लास में जाओ, पढ़ाना शुरू करो। मुझे बड़ा डर लगा। फिर इसमें मेरे एंड हाउ ओल्ड आर यू इस वक्त? हाँ, ये अच्छा सवाल है। वो 16 ईयर्स ओल्ड, ग्रेड 11, नहीं ग्रेड 11 नहीं, हाँ मतलब आप समझ लें कॉलेज में फर्स्ट जो ईयर था उसमें था मैं, और मैं एलैबोरेट कर रहा था, लेकिन खैर दैट वाज टू अर्ली। फिर उसके बाद फिर जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया और यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे पूरे क्लास दी, उन्होंने कहा इसको तुम पढ़ाओ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ाने शुरू किया, तो मेरे तो कॉलेज के कॉन्सेप्ट हैं, मेरे सामने स्कूल के बच्चे थे। मैं उनको बता रहा था तुम्हें तो ये भी नहीं पता, बुक में तो लिखा हुआ ही नहीं है ये भी। अब मैं तो खुश हो रहा पढ़ाते हुए, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने समझाया, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने समझाया कि यार आप थोड़ा सा कम करके पढ़ाए सर, आप कैसे पढ़ा रहे हो। फिर मैंने समझा कि एक्चुअली आपको बच्चों के लैंग्वेज में उनको समझाना है। पढ़ाने का मतलब होता है कि वॉट एवर इज़ इन हेयर आप उसको डिलीवर करेंगे दूसरे बच्चे के पास, कि वो उस चीज़ को वैसे ही देख सके जैसे आप देख रहे हो। मतलब स्कूल लाइफ में जब मैं देखता था कि किसी को डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, तो मेरे दिमाग में ना बस आता था कि उसके एब्डोमेन में दर्द हो रहा है। जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मुझे उसके इंटेस्टीन्स और स्टमक न इमेजिन कर सकता था, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है पेट। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तो मुझे एग्जैक्टली पता लग गया यहाँ पे और फिर जो मॉलिक्यूलर्स की डिटेल्स हैं, क्या वो विजन क्लियर हो रहा है ना, ऐसा ऐसा आप पढ़ते जा रहे हो, ये मुझे विजन ट्रांसफ़र करना है बच्चों के अंदर और वर्ड्स में ट्रांसफ़र करना है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल यह है कि 2013 की बात है, 2012-13 की बात है। देयर वर सम स्टूडेंट्स इन सऊदीया जिनको फेडरल बोर्ड बायोलॉजी पढ़नी थी फ्रॉम पाकिस्तान, ऑनलाइन पढ़ना था। उस टाइम पे ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पुरानी बात है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स, टीम वीवर, स्क्रीन शेयरिंग, और उस टाइम पे होता था जैसे अभी जूम होता है ना, पहले होता था स्काइप। हाँ सुना है आप लोगों ने शायद, स्काइप अभी भी होता है मेरे ख्याल से। जी। हाँ तो अब जूम ने टेक ओवर कर लिया सब कुछ ना। उसकी हेल्प से स्क्रीन शेयरिंग करके हम बच्चों को, मैं जो है बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता था, उसमें कभी कभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती तो मुझे वर्बली कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता था। उससे मेरे वर्ड्स और लेक्चर्स इतने इन्हेंस हुए कि अब मैं वर्ड्स में बच्चों को एक एक चीज़ बता सकता हूँ, चाहे वो मुझे ना भी देख रहा हूँ। मतलब मेरी कोशिश ये होती है। और हाँ, एक पता ऑनेस्टली बात, एक टीचर को पता लग जाता है कि कब उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया बच्चों का और कब नहीं हुआ, पता लग जाता है। तो ये कि इन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया कि मैं डिलीवर अच्छे से कर सकता हूँ, समझा अच्छे से सकता हूँ। फिर जब यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अपने दोस्तों को समझा रहा होता था, साथ साथ मैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ा भी रहा होता था। तो फिर ये हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते स्किल्स और बेहतर हो गई। फिर देखें एक और बात पता है कि जब आप किसी प्रोफेशनल डिग्री को ऑब्टेन करते हैं ना, तो आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जॉब करेंगे। टीचिंग को कभी भी जॉब नहीं माना जाता। वो कहते हैं अच्छा टीचर हो, इसके अलावा क्या करते हो? अभी मैं सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और क्या करूँगा, सोऊंगा? तो लोग इसको जॉब नहीं मानते थे। अब ये बड़ा मुश्किल काम था फैमिली को कन्विंस करना, और मेरे ख्याल से शायद बाकी टीचर्स भी आपसे ये बात शेयर करें कि इट्स नॉट ईजी कि आप फैमिली को कन्विंस करो कि भाई मैं टीचर बनने वाला हूँ, प्रोफेशनल टीचर। अब तो लोगों ने टीचर मानना शुरू कर दिया, कि टीचिंग को प्रोफेशन मानना शुरू कर दिया, पहले नहीं था ऐसा। तो देखें सीधी सी बात ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी रोज़ी कहाँ लिखी हुई है आपको नहीं मालूम। और मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, नहीं चल पाते, फिर वो दूसरे बिजनेस की तरफ स्विच करते हैं, कोई चल जाता है कोई नहीं चलता। तो क्यों है ऐसा, वो क्यों नहीं चला, ये क्यों चला? क्योंकि आपकी रोज़ी वहाँ लिखी हुई थी। देखिए कुछ चीज़ें हमारे अख्तियार में, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो इसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट कर सको। तो मैंने इसको प्रूव करके दिखाया कि मैं इसमें अच्छे से अर्न कर सकता हूँ, मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, प्लस मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जब आप एक चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, तो उसमें मेहनत को आप मेहनत नहीं कहते, दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क, क्योंकि आप उसको एंजॉय करो। एक बंदा पबजी खेल रहा है और बहुत मेहनत से खेल रहा है, पबजी खेलना आसान काम नहीं है भाई, मुझे आता नहीं है खेलना, लेकिन मैंने देखा है खेलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन उनको मेहनत लगती नहीं है क्योंकि वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं टीचिंग को एंजॉय करता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ, क्लास लेने के बाद फ्रेश हो जाता हूँ। कोई मुझे देख के कह नहीं सकता सर आज थोड़े डाउन लग रहे हैं, नहीं भाई मैं फ्रेश हूँ। मुझे कोई कह दे ये वाली बात, अनलेस कि मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं क्लास लेते हुए, हर टीचर जो एंजॉय करता है टीचिंग को, वो क्लास लेते हुए हमेशा फ्रेश मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी पसंद का काम है ये। और अगर कोई टीचिंग को पसंद नहीं करता, मजबूरी में कर रहा है, तो वो नहीं कर सकता, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपका शौक़ होना, पसंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट के मूड में आज नहीं हो, तो आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप उस दिन अच्छा नहीं खेलोगे। और हर दिन आपका मैच है टीचिंग के अंदर, एवरी डे इज़ अ मैच, आपने खेलना है और इन्जॉय करके दिखाना है। आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रही थी कि ये किस तरह से मैनेज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा हर वक्त एक मूड में नहीं हो सकता। देखें अब ये भी एक बात है कि टीचिंग इज़ काइंड ऑफ छोटा सा एक एस्केप डोर होता है। आप थोड़ी देर के लिए ना अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ से भाग के अपने से छोटी उम्र के बच्चों में उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनके साथ मर्ज हो सकते हो, डिज़ोल्व हो सकते हो,
और एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर हटो। इस टाइम पे आपका माइंड ना सिर्फ फ्रेश हो रहा है, बल्कि आपको सोचने का मौका मिल रहा है कि उस प्रॉब्लम को जिसको आप छोड़ के यहाँ पे आए हो, कोई भी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको टाइम मिल रहा है, आप फ्रेश हो रहे हो। मैंने कहा ना थेरेपी होती है आर्ट और टूरिज्म, ये जो ट्रैवल है, इसी तरह से मुझे तो काइंड ऑफ लगता है कि मेरे लिए टीचिंग भी एक थेरेपी है, क्योंकि पढ़ाने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। आप यकीन करें, मेरे पास अभी ऐसे लेक्चर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बच्चों से बोलता हूँ क्या ड्रॉ किया आपके भाई ने। बच्चे कहते हैं सर इतना खुश क्यों हो रहा है। और कभी कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग बना के लाता है, वैसे ड्राइंग इज़ नॉट माई टीचिंग पार्ट, करनी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन एक है मुझे पसंद है आर्ट पर, मैं उसको मर्ज करता हूँ इसके साथ। जहाँ मुझे मिल जाएगी खुशी मैं एंजॉय करूँगा, ये मेरा रूल है। छोटी सी खुशी मिलेगी मैं एंजॉय करूँगा, मैं सेलिब्रेट करूँगा उसको। और ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा समझता ही हूँ। होना चाहिए, स्पेशली इन मतलब इन दिस जनरेशन इतनी फास्ट मूविंग सब कुछ है, और उसमें भी इफ़ यू आर टेकिंग आउट द टाइम टू एक्नॉलेज दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड एक्चुअली हैविंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस जनरेशन। ऐसे कि आपके पास इतने सारे रीजंस हैं ना खुश होने के, तो अगर आपको खुश होने का छोटा सा भी रीज़न मिल रहा है, आप उसको पूरा एंजॉय करो, पूरा उसको है ना अच्छे अर्न करो उस चीज़ को। तो ये वो चीज़ें हैं जो बंदे को खुश रखते हैं। मैं समझता हूँ, मतलब एक मैंने सुनी किसी की स्टेटमेंट कि सक्सेसफुल बंदा खुश हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुश बंदा सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी है। ऐसा ही होता है हमेशा, वो खुश है और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी है। तो खुश होना इज़ फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड नंबर पे आपकी अचीवमेंट्स आती हैं कि हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी अचीवमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे तो फ़ायदा है क्या उस अचीवमेंट का। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत समझता हूँ कि अहमियत रखते हैं। मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। मुझे बहुत सारे कभी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल बच्चे हैं सर, आप बड़े नहीं हुए। स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे। मैं कहता हूँ यार बच्चा बनने में इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आता है, तो मैं क्यों ना बच्चा बनूँ, तो बनूँ बच्चा। अब आपको क्या लगता है मेरी 1 साल की बच्ची है, मैं उसके साथ बड़ा बन के रहूँगा? नहीं, मैं तो बच्चा बन के रहता हूँ उसके साथ। बहुत मज़ा आता है। टीचिंग की एक ये भी बहुत अच्छी बात है, बंदा कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी एजड नहीं होगा, क्योंकि मैं रहता ही 15, 16, 17 ईयर्स के बच्चों में हूँ। तो मेरा तो सोचने का तरीका वो है, मैं तो उनकी हर प्रॉब्लम को देखता हूँ, अरे ये तो बड़ा मसला है, कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आता है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि मैं समझता हूँ अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में होता ना तो बुढ़ा हो जाता अब तक तो मैं। तो एज से पहले ही आप हाँ ये ऐसा ही है। अभी भी मैं अपने आप को बूढ़ा कहता हूँ, उसकी वजह ये है कि इस तरह जो है ना कभी बच्चे जो है बात मान लेते हैं कि हाँ नहीं बड़ा आदमी है, सुन रहे यार। वरना कोई नहीं। और ऑनेस्टली हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं तो बच्चों से कहता हूँ शरारतें करो, इन्जॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। बस पढ़ाई करें, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी सारा टाइम इन्जॉय करो। बहुत बोर होता हूँ मैं कभी इन्विजिलेशन करते हुए, सारे बच्चे बिजी होते हैं अपने काम में और मैं बैठ रहा होता हूँ यार कोई तो बच्चा मेरी तरफ देखे, किसी को तो तंग करूँ मैं। बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर ही। छोटे छोटे समझ लें आप, इस जॉब के, इस प्रोफेशन के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे मैं बहुत खुश होता हूँ। और शायद ये वजह बनी कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन चूज़ किया कि नहीं यार मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अल्लाह ताला ने इसमें मुझे बड़ा बड़ा जो है वो इज़्ज़त दी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और ये कि इसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने मुझे सिखाया। और बस ये चीज़ें हैं जो आगे लेके चलती हैं। अच्छा, इनिशियली इन योर जर्नी यू पेड रियली क्लोज अटेंशन टू काउंसलिंग, तो इवन तो उस वक्त इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड भी नहीं था, बट स्टिल यू टुक आउट द टाइम, यू सेव्ड अप एंड यू वेंट टू गेट काउंसलिंग। अब मुझे ये बताएं कि एट दिस स्टेज वेयर इट इज़ असेसिबल एंड स्टूडेंट्स आर keen to get counseled, at this stage where you are, what do you do at your end to counsel students? कि काउंसलिंग जो है ना वो हर काउंसलिंग को आप ऐसे कर लें, इसको चेंज कर लें, इसको इसकी जगह जो टर्म यूज़ करना चाहिए ना वो है डायरेक्शंस। असल में व्हेन यू आर काउंसलिंग समवन यू आर गिविंग दैट पर्सन्स, आप उस बंदे को ना वो डोर्स बता रहे हो जिनको खोल के वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसको पहले बताना है कि कौन कौन से डोर्स तुम ओपन कर सकते हो। अभी तुम मतलब ऑब्वियसली जब आपके पास बच्चा आ रहा है तो वो कॉलेज लेवल पे अगर फॉर एग्जांपल है तो वो अपने कुछ डोर्स क्लोज करके यहाँ तक पहुँचा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो वो नहीं चूज़ कर सकेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, उसके पास सारे डोर्स ओपन है, तो भी आपने उसको बताना है कि कौन से जो है तुम्हारे लिए बेहतर है। इसमें 2 चीज़ों को दिमाग में रखना है। फर्स्ट थिंग है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और दूसरी चीज़ ये कि वो मार्केट में वैल्यूएबल है या नहीं। अगर एक बंदा आज के दौर में पोएट बनना चाहता है तो वैसे साइडलाइन तो पोएट बन सकता है, लेकिन उसको अपने मेन स्ट्रीम नहीं बना सकता वो। उसकी वजह है कि ये अब मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। आप चैट जीपीटी से पोएट्री करवा सकते हो, सही है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशंस की थोड़ी बहुत कम से कम नॉलेज हो। अब मैं मेडिकल साइंसेस का, तो मुझे मेडिकल साइंस के प्रोफेशंस का मालूम है, तो मैं उसकी पूरी प्रॉपर गाइडेंस करता हूँ बच्चों को। लेकिन अगर दूसरी फील्ड से होंगी तो मैं उनको एटलीस्ट वो बंदा बता दूंगा कि यार ये तुम्हें सही गाइड कर देगा। सबसे पहले प्रोफेशन की, दूसरा उस बच्चे का इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट के बारे में आपको बताऊँ ऑनेस्टली,
अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। इंटरेस्ट इज समथिंग जैसे हमारे पास रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं कि जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, इसी तरीके से इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप डेवलप कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पानी पीना है लेकिन आपका पानी पीने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई अगर पानी पीना आपकी नीड और सिर्फ पानी ही अवेलेबल है तो आपको इंटरेस्ट ना भी होगा, आपको पीना तो पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट है समथिंग जिसको आप थोड़ा सा सप्रेस भी कर सकते हो। असल में इंटरेस्ट जो होता है ना, वो एक कोर ऐसा एलिमेंट है जो कि आपने डिस्कवर करना होता है, और डिस्कवर करना इसको आसान काम नहीं है, लेकिन आपने इन छोटे छोटे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखना होता है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी जो एग्जांपल दी थी कि मैं जब मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा होता हूँ और मैं फंस जाता हूँ तो मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये बहुत छोटी सी बात है, आम जिंदगी में हर बंदा करता होगा, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन में फंस जाता हूँ, रोका रहता हूँ। अब इस बात के दो जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं। एक बंदा कहेगा ये तो फंस जाता है हमेशा बायोलॉजी में, और एक बंदा कहेगा ये उसको छोड़ता नहीं उस वक्त जब तक ये सॉल्व हो जाए। दोनों ऑपोजिट बातें हैं एक दूसरे की। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यार क्या आपका एक चीज़ में ऐसा इंटरेस्ट है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो। क्योंकि हर बंदा ये चाहेगा कि वो चीज़ चूज़ करे जो उससे आसानी से हो जाती है। मैथ्स मुझसे आसानी से हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है हमें, ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे आसानी से हो रहा हो वही आपके लिए बेहतर भी हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं तो कहीं कहीं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखता हूँ, हर वो चीज़ जो आसानी से हो रही थी वो गलत थी। हमेशा वो चीज़ें जो मुश्किल थी वही सही थी। अब अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें, उन्होंने हर मुश्किल रास्ता चूज़ किया क्योंकि वो सही था, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये बात सिर्फ काउंसलिंग नहीं बल्कि लाइफ में हमेशा अप्लाई होती है कि भाई हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। स्मार्ट वर्क इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि एक काम शॉर्टकट से हो रहा है आप वो कर लोगे और आप बच गए, ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली करना है। अब आपका इंटरेस्ट इसमें अगर होगा तो वो आपके लिए हार्ड वर्क ईजी हो जाएगा, कहलाएगा वो हार्ड वर्क, लेकिन वो आपका इंटरेस्ट आप नहीं कर लोगे। अब ड्राइविंग मेरे लिए नॉर्मल चीज़ हो गई है तो मेरे लिए हार्ड वर्क नहीं रहा। अगर एक सर्टेन लेवल तक तो ऑब्वियसली यू आपको हैव करना टू, पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। अब आज का जो दौर है, ऑनेस्टली इसके अंदर आपके पास एक मेन स्ट्रीम और मल्टीपल साइड स्ट्रीम्स होनी चाहिए। अब आज के दौर में स्टूडेंट्स इतने मल्टीटास्किंग हैं, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स अपने ब्रांड्स बना के चीज़ें सेल कर रहे हैं, और ये बहुत अमेजिंग बात है। मैं हैरान हो गया देख के, मैंने कहा यार ये बच्चे, इतने से बच्चे और अभी इस एज में ये करें तो आगे जाके क्या। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़रूरी बात है कि अब आपके पास क्योंकि हर चीज़ का एक्सेस है, हर वक्त एक्सेस है, तो आप उसको वाइजली यूज़ करो। इसके अंदर क्या करना है, आपने अपने इंटरेस्ट, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आ रहे हो आप देखो आप उसमें सही चल रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो बीच में। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कभी टीचर ने डांट दिया कुछ, इससे डिसीजन नहीं लिया जाता। डिसीजन लेने के आपको पूरा साल देखना पड़ता है कि हाँ इतने पहले से मैं इसको चलते हुआ आ रहा हूँ, सही चल रहा है, इट मीन्स यू कैन कंटिन्यू इट, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपने उसकी साइड लाइन्स के बारे में भी सोचना है कि यार मैं साइड पर ये काम भी कर सकता हूँ, ये काम भी कर। यहाँ पे मेरी जैसे नेचर के लोग फ़ायदे में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट होता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। छोटे बच्चों की बात बताऊँगा फिर से। मेरी बेटी है, उसको मैं वो कोई चीज़ पकड़ती है, मैं उसको मना करता हूँ नहीं नहीं चोट लग जाएगी, जब तक उसके हाथ से मैं छुड़वाता हूँ उसने दूसरी चीज़ पकड़ी भी होती है। बच्चे बहुत फास्ट होते हैं। ये चीज़ हम सब के अंदर होनी चाहिए। आपको पकड़ना है चीज़ों को। पकड़ने का मतलब ये है कि आपका, अब देखो साइड लाइन जब हमें पता लग जाता है ना ये चीज़ पेपर में नहीं आने वाली, तो उसका जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। और जब टेंशन नहीं है फेल होने की तो करो। भाई आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक, आपको एक रिसर्च वर्क मिलता है बायोलॉजी सब्जेक्ट में करने के लिए जिसमें पास और फेल की कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पास टाइम है, आप बोर हो रही हैं, आप क्या करें, चलो कर ले, कितना मुश्किल काम है। अपने इस फारिग टाइम को इंस्टाग्राम पे यूज़ करने से बेहतर ये है कि हम किसी प्रोडक्टिव साइट पे यूज़ कर लें, ये है। और प्रोडक्टिव साइट पे बच्चों को डाइवर्ट करना आसान काम नहीं है। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है ना, पढ़ाने से ज़्यादा वो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना है। अगर मैंने एक बच्चे को ये समझा दिया, 2 पॉइंट्स हैं खाली, हर टीचर के लिए बात एप्लीकेबल है, हर टीचर कर सकता है इस चीज़ को। अगर मैंने उस बच्चे को समझा दिया कि द थिंग दैट यू आर डूइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात यू कैन डू इट, तो उसके बाद आपको सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना रह जाएगा, बाकी बच्चा सब कर लेगा। तो बस ये काम करना है आपने। अब ये समझाने के एग्जाम्पल्स देना, पूरा सिनेरियो बनाना, ऐसे बताना कि बच्चा बिल्कुल एज ऑफ द सीट पर बैठ के सुनो, हाँ सर क्या बात है, ठीक है ना। ये चीज़ें अब टीचर का ये वो है ना, ये इसका स्किल है, तो ये वर्क के साथ डेवलप होती है और करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट जो एडवाइस है वो यही है कि आप जो है वो अपने किसी भी फील्ड में हो, आप ये देखें कि आप किस चीज़ को अच्छे से करते आ रहे हैं और किस चीज़ में आप स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं थक रहे। अगर वो दोनों चीज़ें एक ही हैं तब तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू के सोचने की बात ही नहीं है। अगर वो अलग अलग चीज़ें मेरे केस में था तो गो फॉर समथिंग जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसमें जब तक वो सॉल्व नहीं रहता ना आपको सुकून नहीं मिलता। गो फॉर दैट थिंग जिसके लिए आप क्यूरियस हो।
वो चीज़ आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आप खुश रहोगे। और हमेशा मेरे केस में ऐसा है कि मेरी जो ख्वाहिश थी लोगों को एक्सप्लेन करना, समझाना और फिर कंटेंटेड फील करना कि येस आई हैव डिलीवर्ड इट, मुझे वही अल्लाह ने जॉब दे दी, वही मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग बन गई। तो मैं कभी नहीं थकता। तो ये हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये 2-3 चीज़ें। Well, thank you so much, Mr. Maruf. This has been an enlightening and a lovely conversation, and a very lively one as well. We wish you all the best for all your future endeavors. Inshallah, hopefully, we can see you do something related to art in, let's say, 10 years down the lane. Inshallah. Inshallah. I'll try, inshallah. And everything that you definitely do, everything that you continue to pursue and be passionate about, we wish you all the best for everything ahead. Thank you so much. Jazakallah. Alright, guys, that is all for today. I'll catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.